हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना जो चैप्टर है उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का जो पहला टॉपिक है हम लोगों का सहसंयोजकता। ठीक है, सहसंयोजकता की अगर हम बात करें बच्चों, तो सहसंयोजकता होता क्या है? किसी सहसंयोजक यौगिक में, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, किसी सहसंयोजक यौगिक में किसी परमाणु के द्वारा जितने सहसंयोजक आबंध बनाए जाते हैं उसकी संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजकता कहते हैं। मतलब किसी सहसंयोजक यौगिक में कोई परमाणु जितना सहसंयोजक आबंध बनाया हुआ है वह संख्या उसकी सहसंयोजकता कहलाएगी। ठीक ना? देखिए यहाँ पे लिखा गया है, किसी सहसंयोजक यौगिक में कोई परमाणु जितने सहसंयोजक बंध बनाता है उसको सहसंयोजकता कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सहसंयोजकता कहते हैं बच्चों। और सहसंयोजकता की अगर बात करें, जैसे मेथेन में हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन अलग अलग 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध का निर्माण किया हुआ है। मतलब कार्बन ने अकेले 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बनाया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन परमाणु की सहसंयोजकता 4 होती है ना? कार्बन परमाणु की सहसंयोजकता कितनी होती है बच्चों? 4 होती है। ठीक ना? अगला टॉपिक है बच्चों परिवर्ती सहसंयोजकता। ठीक ना? देखिए, परिवर्ती सहसंयोजकता का मतलब होता है कि यदि किसी अधातु परमाणु की बात करें और अधातु परमाणु के बाहरी कोश में डी आर्बिटल खाली हो, रिक्त डी आर्बिटल हो, है ना, डी कक्षक क्या हो? खाली हो, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एस आर्बिटल से डी आर्बिटल में जंप कर जाते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही सहसंयोजक आबंध वो परमाणु बना सकता है। मतलब उसकी संयोजकता बदल सकती है। ठीक है, देखते हैं बच्चों। देखिए, जिस अधातु परमाणु के पास रिक्त डी कक्षक पाए जाते हैं वे परिवर्ती सहसंयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जिनके बाहरी कोश में रिक्त डी ऑर्बिटल पाए जाएंगे वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए एक एग्जांपल हमने लिखा हुआ है फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और आगे 3d ऑर्बिटल पूरा का पूरा खाली है। ठीक है, इस कंडीशन में अगर हम देखें बाहरी कोश में, देखिए 3s2 लिखा गया है, मतलब s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। 3p3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इस मूल अवस्था की बात करें तो मूल अवस्था में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यानी इसकी संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। यानी इसकी सहसंयोजकता की अगर हम बात करें, ये सहसंयोजकता 3 प्रदर्शित करेगा। लेकिन अगर हम इसके उत्तेजित अवस्था की बात कर लें, प्रथम उत्तेजित अवस्था, देखिए बच्चों, उत्तेजित अवस्था की बात करें तो s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करके d ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। तो यदि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके d ऑर्बिटल में चला गया तो देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में गया तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, p वाले में 3 तो पहले से ही था, s वाले में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और यहाँ का निकला हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? डी में। तो टोटल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। यानी हम कह सकते हैं कि इनकी संयोजकता कितनी होगी? 5 होगी। ठीक ना? तो जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उसकी संयोजकता प्राप्त हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार की संयोजकता को देखिए, फास्फोरस की संयोजकता यहाँ पे 2 देखने को मिल रही है। मूल अवस्था में 3 थी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब जंप करके डी ऑर्बिटल में आया तो संयोजकता कितनी हो गई? 5 हो गई। तो इस कंडीशन में ऐसी संयोजकता को, मतलब जहां पे किसी परमाणु की संयोजकता 1 से अधिक हो तो उसको हम बोलेंगे परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती सहसंयोजकता। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं सहसंयोजक आबंध के निर्माण की परिस्थितियां। यानी सहसंयोजक आबंध के निर्माण की परिस्थितियों की बात करें तो सहसंयोजक आबंध बनता क्यों है, किस कंडीशन में बनता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे।
ठीक है बच्चों, एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, जिन परमाणु के बाह्य कक्षा में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मतलब जिस परमाणु के, अधातु परमाणु की बात कर ले ज्यादातर, तो अधातु परमाणु के बाहरी कोश में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है या 5 है या 6 है या 7 इलेक्ट्रॉन तक है, तो वो कौन सा बंध बनाते हैं? सहसंयोजक आबंध का निर्माण करते हैं। ज्यादातर जितने भी परमाणु होंगे सहसंयोजक आबंध का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। देखिए लिखा गया है, जिन परमाणु के बाह्य कक्षा में 4, 5, 6 तथा 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे सामान्यतः सहसंयोजक आबंध का निर्माण करते हैं। वो सामान्यतः कौन से बंध का? सहसंयोजक आबंध का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए अगला पॉइंट लिखा गया है, दो अधातु परमाणु आपस में जब जुड़ते हैं ना, दो अधातु परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो वो भी ज्यादातर कौन सा बंध बनाते हैं? सहसंयोजक आबंध बनाते हैं। यदि हमारे पास दो अधातु परमाणु हैं और वो अगर आपस में जुड़ रहे हैं तो ज्यादातर उनमें सहसंयोजक आबंध बनने की संभावना होती है, क्योंकि अधातुओं के मध्य उप सहसंयोजक बंध भी बनता है, लेकिन उप सहसंयोजक बंध उतना ज्यादा बनने की संभावना नहीं होती है जितना कि सहसंयोजक बंध बनने की संभावना होती है। ठीक है, तो अगर दो अधातु परमाणु हैं और उनको अगर आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा कराया जाए तो ज्यादातर वो क्या करते हैं? सहसंयोजक आबंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, यदि अधातु परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता का अंतर शून्य हो, यदि हमारे पास दो अधातु परमाणु हैं और उनके विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कितना है? शून्य है, तो उनके बीच में अगर कोई बंध बनेगा तो उस बंध को हम लोग बोलेंगे सहसंयोजक आबंध। यानी कि दो अधातु परमाणुओं के मध्य जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होता है, अगर वो कितना हो? शून्य हो, तो उनके बीच में विद्युत ये सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है। कौन सा? सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है। जैसे यदि हम हाइड्रोजन की बात कर लें तो हाइड्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु के साथ क्या करता है? सहसंयोजक आबंध बनाकर जुड़ता है ना। नाइट्रोजन की बात कर लें, नाइट्रोजन का एक परमाणु नाइट्रोजन के दूसरे परमाणु के साथ सहसंयोजक आबंध का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये आपस में ऐसे परमाणु जिनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर शून्य हो, अगर वो आपस में जुड़ते हैं तो सहसंयोजक आबंध का ही निर्माण करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और है, देखते हैं बच्चों, यदि अधातु परमाणु के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.65 से कम हो, यानी दो अधातु परमाणु हैं और उनके बीच में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कितना? विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.65 से कम है, तो वहां पर भी सहसंयोजक आबंध ही बनता है, यानी सहसंयोजक आबंध बनने की संभावना होती है। ठीक है, सहसंयोजक आबंध बनते हैं। जैसे यदि हम H2O की बात कर लें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अगर विद्युत ऋणात्मकता का अंतर देखें तो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.65 से कम है, यानी यहाँ पे जो बंध बनेगा सहसंयोजक आबंध बनेगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात कर लें तो ये आपस में जुड़ के HCl जो बनाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इनके बीच में भी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.65 से कम है। इसका मतलब ये इनके बीच भी कौन सा बंध बना होगा? सहसंयोजक आबंध। ठीक है, यदि हमने लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ना, तो इनके बीच कार्बन और ऑक्सीजन के बीच भी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.65 से कम होता है, तो इनके बीच भी अगर कोई बंध बन रहा है तो बंध कौन सा होगा? सहसंयोजक आबंध। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने आज की वीडियो में क्या क्या देखा? सहसंयोजकता के बारे में पढ़े, इसके बाद परिवर्ती सहसंयोजकता देखे और सहसंयोजकता बनने की परिस्थितियां देखे कि किस किस परिस्थिति में सहसंयोजक आबंध बन सकता है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग सहसंयोजक आबंध के लक्षण के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लोग उप सहसंयोजक आबंध की चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।